तो देखिए कॉस्ट शीट का अपन टॉपिक देख रहे हैं। उससे पहले आपको कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट आपको लर्न होना चाहिए। उससे पहले आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। अब उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 बता रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में अगर आप देखेंगे, आपको चीज़ें जो दे रखी है, द कॉस्ट अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसमें वेरियस क्लोजिंग स्टॉक कौन कौन से हैं, रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का, WIP का, वर्क इन प्रोग्रेस, और ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का, WIP, ये तीनों के दे रखे हैं। फिर वेरियस खर्चे, परचेज और रॉ मटेरियल, सेल ऑफ फिनिश गुड्स, ऑफिस सेलिंग, डायरेक्ट एक्सपेंस, वर्क एक्सपेंसेस, वर्क इन प्रोग्रेस हैज बीन वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, ये गिवन है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इस पे स्टार मार्क लगा देता हूँ। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, और ये 5 चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। तो अपन तो अपने वही 5 चीजें पूछेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है। नॉर्मली 2 कॉलम का ये बनता है आपका, एक कॉलम में भी हो जाता है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट दोनों दिखा रहे हैं अपन। रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अपन देखें अपन को क्या क्या मिलेंगी ये चीजें। देखिए ये तो रहा ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल 48,000, प्लस परचेज, अगर अपन देखें परचेज और रॉ मटेरियल ये रहा 41,600, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल आपको मिलेगा 50,300। इसको एडलेस करने के बाद आपका आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम। आपको वैसे सामने लिखना चाहिए, उन्होंने थोड़ा नीचे जाके लिखा है रॉ मटेरियल कंज्यूम दिस। देन आता है डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट वेजेस आपको दे रखी हैं इसके अंदर, और डायरेक्ट वेजेस ये रही, डायरेक्ट वेजेस है 32, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं, तो 32 लिख दिया, इनको ऐड कर दिया तो ये अपन, अब वैसे तो ये प्राइम कॉस्ट हो जानी चाहिए, वैसे तो प्राइम कॉस्ट हो जानी चाहिए, पर मैंने एक जगह स्टार मार्क लगवाया था। क्या कहा था कि WIP का वैल्यूएशन, वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन प्राइम कॉस्ट पे करना है। जनरली वैसे प्राइम कॉस्ट पे होता नहीं है, ये होता है फैक्ट्री कॉस्ट पर। जनरली फैक्ट्री कॉस्ट पे होता है, इन द एब्सेंस भी फैक्ट्री कॉस्ट पे ही होता है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो भी फैक्ट्री कॉस्ट पे ही होता है, पर अभी तो कह दिया प्राइम कॉस्ट पे। जब एग्जामिनर ने कह दिया कि प्राइम कॉस्ट पे करना, तो फिर प्राइम कॉस्ट से पहले इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट का मतलब ओपनिंग WIP ऐड करना है, क्लोजिंग लेस करना है। तो ओपनिंग WIP है 16,440, क्लोजिंग है 16,000, तो ओपनिंग ऐड कर दो, क्लोजिंग लेस कर दो। ये ओपनिंग स्टॉक और WIP ऐड कर दी, और क्लोजिंग स्टॉक और WIP लेस कर दी, अब ये प्राइम कॉस्ट कहलाएगा। तो ये जो एडजस्टमेंट है ये क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए मैंने यहाँ किया है। अगर ये गिवन नहीं होता ना तो मैं उसे वर्क कॉस्ट से पहले करता, यहाँ करता ऊपर। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या कहा गया। WIP के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है, केवल WIP, और किसी के लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। WIP का वैल्यूएशन आप हो सकता है फैक्ट्री कॉस्ट पे करें, या वर्क कॉस्ट पे करें, और या प्राइम कॉस्ट पे। तो ये एक आधी एग्जांपल है जिसमें प्राइम कॉस्ट पे आपसे करवाई है, यानी प्राइम कॉस्ट से पहले उसको दिखाना पड़ेगा। अब ये आपकी निकल गई प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस या वर्क एक्सपेंसेस। वर्क और फैक्ट्री एक ही बात होती है, तो आपको वर्क एक्सपेंसेस दे रखे हैं, वर्क एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको 18,000, ये 18,000 आप यहाँ ऐड कर दीजिए, तो ये आपके निकल गई वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट के बाद आप ऑफिस के कोई खर्चे हो तो वो देखेंगे, और ऑफिस के खर्चे आपको दे रखे हैं 4,300, तो ऑफिस के खर्चे आप जोड़ दीजिए। ये ऑफिस के खर्चे आपने जोड़े, ये ऑफिस के खर्चे हैं, तो ये आपका निकला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 94040। अब इसमें फिनिश गुड का एडजस्टमेंट कर दो, यानी ओपनिंग ऐड कर दो, क्लोजिंग लेस कर दो। फिनिश गुड का यही एडजस्टमेंट होता है। अभी इसको अपन ने एडलेस कर दिया तो कितना आएगा अपना, देखो फिनिश गुड का क्लोजिंग है 29,300 और ओपनिंग है 32,400। ओपनिंग आपका ऐड होगा, क्लोजिंग लेस होगा, तो देखो ओपनिंग ऐड हो गया, क्लोजिंग लेस हो गया, ये आपका निकल गया 97,140, और इसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये स्टेप्स याद कर लो। ये था वर्क कॉस्ट, ये है प्राइम कॉस्ट। ये स्टेप्स हैं, पक्की फिक्स स्टेप्स हैं। अब वैसे तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा उस पर भी डिपेंड करता है ना। अब क्वेश्चन में एक तो पूछा ग्रॉस प्रॉफिट, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सेल से अगर कंपेयर करो, ऐसा आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पढ़ा है। सेल ले लो, सेल क्वेश्चन में दे रखी है, सेल आपको दे रखी है, आप देखिए सेल दे रखी है, सेल ऑफ फिनिश गुड्स आपको दे रखा है 125,600,
तो ये 125,600 आपने ले ली। और सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डिफरेंस होता है जीपी, तो ये आपका आ गया जीपी। वैसे तो ये स्टेटमेंट यहाँ खत्म हो गया। अब इन्होंने नेट प्रॉफिट भी पूछा है, तो सर जीपी लो, उसमें से एक खर्चा लेस होना बाकी है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट। तो पहले जीपी निकाला, जीपी कैसे निकालते हैं, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अगर एनपी निकालना है तो जीपी में से एक खर्चा और लेस कर दो, कौन सा, सेलिंग का खर्चा, तो आपका नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। ये आपका पूरा थीम होता है जो कि आपको याद रखना है। ये इसी ऑर्डर में चीजें चलती हैं। बाकी चीजें जो पूछी हैं उसके हिसाब से, जैसे हमारा ये जीपी और एनपी है ना, ये हर क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, तो ये वाली स्टेप जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में हो, पर क्योंकि यहाँ पूछी गई है इसलिए आपको ये ऐसे दिखानी पड़ेगी। अदरवाइज ये स्टेटमेंट ऑलमोस्ट इसी तरह से पूरे चैप्टर के अंदर फॉलो होगा। अब देखिए एक टॉपिक अपन देख रहे हैं कि क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको गिवन हो, यानी क्वांटिटी तो गिवन हो लेकिन उसकी वैल्यू गिवन नहीं हो, तो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि 200 यूनिट ऑफ एन आर्टिकल वर प्रोड्यूस, इलस्ट्रेशन नंबर 3 ले रहे हैं अपन इसके लिए, और फॉलोइंग खर्चे किए गए, क्या क्या किया गया, मटेरियल, वेजेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस। चार्जेबल एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस एक ही बात होती है, तो इसलिए देखो यहाँ लिखा गया फैक्ट्री ओवरहेड, जनरल ओवरहेड, जनरल का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, 180 यूनिट्स वर सोल्ड। अब देखो क्या है कि 200 बनाई गई हैं और बिकी केवल 180 है, तो इसका ना 200 नहीं बिकी, नहीं बिकी तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। और कितने में बिकी, 72, 180 यूनिट्स बिकी हैं 72,000। ठीक है, अब अपन को स्टेटमेंट बनाना है। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस को यहाँ चार्जेबल एक्सपेंस के नाम से दे रखा है, तो ये आपकी निकल गई प्राइम कॉस्ट। सारे खर्चे दे रखे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड भी दे रखा है, चेक करो, उसको भी ऐड कर दिया, ये निकल गई आपकी फैक्ट्री कॉस्ट। ऑफिस ओवरहेड जनरल ओवरहेड के नाम से दे रखे हैं, उसको भी आप ऐड कर लीजिए, तो ये आपके निकल गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ तक तो सेम है सब कुछ, वही आपके ऑर्डर में आ रहे हैं, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नया कुछ नहीं है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर आप स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे, कैसे, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 49,000, और आउटपुट कितना था आपका, 200 यूनिट्स, 49,000 की कॉस्ट लग गई आपकी। तो आप यूनिटरी सिस्टम पे वैल्यूएशन करेंगे कि 49,000 की जो कॉस्ट है वो लगी है 200 यूनिट की, तो एक यूनिट की कितनी होगी, डिवाइड बाय 200 कर दो, ये निकल गई एक यूनिट की। तो बताओ 20 यूनिट की कितनी होगी, मतलब इसको ऐसे लिखो, 49,000 जो कॉस्ट है वो 200 यूनिट की है, तो बताओ 20 की कितनी है। ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकल गई, क्योंकि उनको तो यूनिट्स दे रखी थी, हमने वैल्यू निकाल दी, वो लेस कर दो, ओपनिंग स्टॉक है नहीं, ओपनिंग स्टॉक है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा, उसकी वैल्यू निकाल ली, ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़े तो आ गया टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट को सेल, इसने प्रॉफिट नीचे लिखा ना, अब यहाँ मत लिखो, प्रॉफिट यहाँ लिखो, इक्वल्स टू सेल, तो प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। अब बोलो ये बात समझ में आई, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना। हाँ, एक आपका कॉन्सेप्ट आता है कंपैरेटिव स्टडी का, दो पीरियड की हम कंपैरेटिव स्टडी करना चाहते हैं और उसका कॉस्ट निकालना चाहते हैं, तो उसमें जब दो कंपेयर करना तो दो डेटा भी देगा आपको। तो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट शोइंग ए कंपैरेटिव कॉस्ट पर टन फॉर बोथ द पीरियड्स। ठीक है, कंपैरेटिव करना है, कंपेयर करते हुए। तो 31 मार्च 2012 का डेटा दे दिया, 30 जून 2012 का, 3 महीने का डेटा है आपका, और ये सारे आइटम दे रखे हैं आपको, 12,000 और 16,000 यूनिट्स आपने रेस्पेक्टिवली प्रोड्यूस की। तो आपको कुछ नहीं करना, एक डेटा यहाँ लिखो और एक डेटा यहाँ लिखो, और पर्टिकुलर बीच में बना दो, और वही
रॉ मटेरियल, प्रोडक्टिव वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यह निकल गया प्राइम कॉस्ट। तो ये इसकी प्राइम कॉस्ट, ये इसकी प्राइम कॉस्ट। फिर फैक्ट्री के खर्चे सारे लिखे, टैक्स, लाइट, डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री रेंट, अनप्रोडक्टिव लेबर, फैक्ट्री रिपेयर, तो ये आपकी आ गई वर्क कॉस्ट। ये इसकी वर्क कॉस्ट, ये इसकी वर्क कॉस्ट। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस किया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। फिर एक कॉलम इन्होंने और बनाया कॉस्ट पर टन का, वो कुछ नहीं है, 36,000 की जो कॉस्ट लगी है 12,000 टन के लिए लगी है, तो पर टन कितना होगा, डिवाइड बाय कर दो, 36,000 डिवाइड बाय 12,000, सब आइटम्स को, ये जितने भी आइटम है ना, इन सब को डिवाइडेड बाय 12 करके लिखा गया। 36,000 डिवाइड बाय 12,000 ₹3, 72,000 डिवाइड बाय 12 ₹6, ये पर यूनिट की कॉस्ट आ गई। इससे आपको पता लग गया आपकी एक यूनिट एंड में जाके 13.94 रुपये की पड़ रही है। और यहाँ 16,000 यूनिट का डेटा है, तो ये सारा डेटा जो है यहाँ, ये सारा का सारा डिवाइड हुआ है 16,000 से। 49,000 डिवाइड बाय 69,000, 16,000, 98,000 डिवाइड बाय 16,000, 12,500 डिवाइड बाय 16,000, इस तरह से। इससे आपकी पर यूनिट की कॉस्टिंग निकल गई यहाँ। तो इसकी पर यूनिट की कॉस्टिंग 13.94 है और इसकी पर यूनिट की कॉस्टिंग 13.89 है। इसी को कंपैरेटिव कॉस्ट शीट कहते हैं। आपने कंपेयर कर लिया ना दोनों का, कि इसका रॉ मटेरियल का पर का 3 रुपये लग रहा है, इसका 3.6 लग रहा है, इसका 6 रुपये लग रहा है, इसका 6 रुपये 13 पैसे लग रहा है। इस तरीके से इसको कंपैरेटिव कॉस्ट शीट कहते हैं। इसी में एक और है आपका कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस या सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको कैलकुलेट करनी है, कैसे होगी। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6। इसमें एक डेटा आपको गिवन है, ये डेटा आपको गिवन है, एक कॉस्ट शीट बनेगी इससे, और इसके बेसिस पर कुछ नीचे चेंजेस दिए गए। उन चेंजेस के बेसिस पे दूसरी कॉस्ट शीट बनानी है, यानी दो कॉस्ट शीट बनेंगी इसके अंदर। इसमें दो कॉस्ट शीट बनेंगी। कैसे कि स्टोव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसने अपना डेटा दिया कि हमारा स्टॉक ऑफ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग इतना है, परचेज इतना है, तो इससे तो कंजम्पशन निकल जाएगा। बाकी डेटा दे रखा है फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, कंप्लीटेड स्टॉक। कंप्लीटेड स्टॉक का मतलब क्या हो गया, फिनिश गुड्स सही है, और सेल दे रखी है आपको। तो ठीक है, इस डेटा से, इस केवल इतने डेटा से आपको पहला डेट कॉस्ट शीट बनानी है। देखो ये रहा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, पर यूनिट की कॉस्टिंग भी एक कॉलम साथ में डाला है, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स दे रखे हैं। जब भी यूनिट्स दे रखी हो तो पर यूनिट का कॉलम भी बना लेना चाहिए। फैक्ट्री वेजेस आपकी डाल दी तो ये प्राइम कॉस्ट आ गया। फैक्ट्री एक्सपेंसेस डाल दिया तो वर्क कॉस्ट आ गया। फिर इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब ऑफिस से होता है, ध्यान रखना, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। फिनिश गुड का ओपनिंग क्लोजिंग का एडजस्टमेंट कर दिया तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। और सेल आपको क्वेश्चन में दे रखी थी, चेक करो, सेल दे रखी है, ये सेल है, सेल दे रखी है, सेल दे रखी है, तो बैलेंसिंग और में प्रॉफिट आ गया। सर ये 15% कैसे है, वो हमने निकाल के देखा कि भाई ऐसा है, हम 9450 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितनी कॉस्ट पर, तो कितना परसेंट हो गया, 15%। सर ये क्या काम आएगा, ये आपका बाद में काम आएगा दूसरी कॉस्ट शीट में, क्योंकि दूसरी कॉस्ट शीट में सेल दे नहीं रखी, वही तो कैलकुलेट करनी है आपको। तो ये आप एक कंपनी का पुराना डेटा है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ये है 500 इलेक्ट्रिक स्टोर पर, 500 इलेक्ट्रिक स्टोव पर आपका ये डेटा क्वेश्चन में गिवन है। ये जो गिवन है डेटा, इसके ऊपर मैंने ये बनाया है। इसमें कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकला है कि ये जितने भी आइटम आपने अमाउंट के लिखे हैं, इन सब को डिवाइडेड बाय 500 किया गया, ये वाला 500। तो ये अपने आप ही निकल जाएंगे। 20,000 डिवाइड बाय 500 40 रुपये, 30,000 डिवाइड बाय 500 50,000 डिवाइड बाय 500, 10,000 डिवाइड बाय 500, 60,000 डिवाइड बाय 500, सबको 500 500 डिवाइड कर दो, सारे फिगर आ जाएंगे। अब इसी के बेसिस पर नई कॉस्ट शीट तैयार करनी है। उसके लिए क्या लिखा है, द नंबर ऑफ स्टोव मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड 500 थे, तो ये 500 के हिसाब से हमने निकाल लिया, ये 500 तो इधर लिखा है। द कंपनी वांट टू कोट, अब
कंपनी एक कोटेशन बढ़ना चाहती है 2000 इलेक्ट्रिक स्टोव के लिए, कि 2000 इलेक्ट्रिक स्टोव कंपनी बनाएगी, इसके लिए वो एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, कोई कोटेशन है बढ़ना चाहती है। द स्टोव को भी यूनिफॉर्म क्वालिटी और बनाए थे उसी टाइप के होंगे। प्लीज माइक ऑफ रखें। बट कॉस्ट ऑफ मटेरियल हैज इंक्रीज बाय 15%। कहता है मटेरियल 15% बढ़ गया भैया, महंगाई आ गई, और फैक्ट्री लेबर भी 10% बढ़ गई। बस ये दो काम हो गए, बाकी कोई चेंज नहीं बताया। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द प्राइस टू बी कोटेड टू गिव द सेम परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन टर्नओवर। क्या उतना ही प्रॉफिट करना है जितना पहले था, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ओवरहेड चार्जेस विल बी द सेम इन द प्रीवियस ईयर, यानी पर यूनिट सेम। देखो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ओवरहेड चार्जेस, कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट के जितने थे अभी भी उतने ही लगेंगे, एक यूनिट के, पर यूनिट के सेम। देखो सेम होना और पर यूनिट सेम होना, इसमें फर्क है। थोड़ा सा अपने दिमाग में डेवलपमेंट लाएं। आपके एक अमन को अपने बर्थडे की पार्टी देनी थी, तो उसने बुफे रेस्टोरेंट में गया, उसने कहा भाई साहब मेरे को बर्थडे पार्टी देनी है, कितने रुपए लगेंगे? उसने कहा भाई साहब 300 रुपए पर यूनिट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि तू जितने दोस्त बुलाएगा इंटू 300 करते जाना। 300 इंटू जितने भी दोस्त हैं। अब अगर वो ये 300 पर यूनिट नहीं कह के वो कह रहा था कि 300 फिक्स है, तो इसका मतलब हो जाता है कि तू कितने भी दोस्त ले, हम तो तेरे से 300 रुपए लेंगे टोटल। तो सेम होना और पर यूनिट सेम होने में फर्क है, ये बात क्लियर है? सेम होना और पर यूनिट सेम होने में फर्क है। पर यूनिट सेम होने का मतलब है पर यूनिट 300 है, जितने जने आएंगे उसके हिसाब से 300 लगते जाएंगे, और 300 लगेंगे इसका मतलब तो टोटली 300 लगेंगे, दोस्त से कितने भी हो पैसे 300 ही लगने। तो इसीलिए क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लेना क्या लिखा है। इसने कहा पर यूनिट सेम है, ये आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो अब देखो, अब आपको डेटा इससे लेना है। मटेरियल की एक यूनिट के रुपए कितने लग रहे थे? 40 रुपए एक यूनिट के। तो 2000 के कितने लगेंगे, क्योंकि अब आउटपुट कितना निकालना है? 2000। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द पीरियड सितंबर टू दिसंबर, आउटपुट 2000 के लिए है। अब मैंने 40 रुपए को मल्टीप्लाई किया 2000 से, 80,000, और उसमें भी उसने कहा था कि कॉस्ट 15% बढ़ जाएगी, तो 80,000 में 15% और जोड़ दो, तो ये टोटल हो गई 92,000। वेजेस कितनी थी पर यूनिट? पर यूनिट थी 60 रुपए। तो 2000 यूनिट की कितनी होंगी? 120। उसमें भी कहा था कि लेबर 10% बढ़ रही है, तो 10% बढ़ा दो, तो अब प्राइम कॉस्ट आ गई है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस ओवरहेड के लिए इसने क्या कहा था? ओवरहेड के लिए इसने कहा था पर यूनिट ओवरहेड सेम है, ओवरहेड जितने भी है पर यूनिट है, पर यूनिट के हिसाब से चलना है। तो पहले ओवरहेड कितने थे? देखो 20 रुपए, तो अब भी वो 20 रुपए ही रहेगा। अब भी वो 20 रुपए पर यूनिट ही रहेगा, क्योंकि पर यूनिट सेम बोले। तो 20 रुपए एक यूनिट के, तो 2000 यूनिट के कितने होंगे? 40,000 रुपए। ये आपकी आ गई वर्क कॉस्ट। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस भी सेम ही पर यूनिट रहेंगे, तो वो कितने थे? वो भी कोइंसिडेंटली 20 रुपए ही थे। तो 2000 यूनिट के कितने हो जाएंगे? 40,000 रुपए टोटल आ गया। ये प्रॉफिट कितना लेना है उसकी परसेंटेज हमने निकाली थी, उसे कहा था प्रॉफिट भी सेम ही होना चाहिए। तो वो प्रॉफिट था कॉस्ट का 15%। तो ये कॉस्ट है 3,04,000, इसका 15% निकाल दो, तो सेलिंग प्राइस आपकी 349,600 टोटल होनी चाहिए। और इन सब को अगर मैं 2000 से डिवाइड कर दूं, इन सब को, तो पर यूनिट की भी निकल जाएंगे। ये है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। जब आप कोई कोटेशन बढ़ते हो तो इस तरीके से अपने मटेरियल का प्रोजेक्ट करके और अपना एस्टिमेटेड प्रॉफिट जोड़कर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस निकालते हो। इस एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस को ही टेंडर प्राइस बोलते हैं। टेंडर प्राइस जब आप टेंडर भरते हो उसके लिए। तो ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में लिखा था कि ओवरहेड पर यूनिट सेम है, जो कि आपको ध्यान रखना है।